बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय के बारे में जानने वाले हैं कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने किस प्रकार उन्नति की और वे कैसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। आप इस पाठ को ज़रूर आखिरी तक देखना, ये आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य लाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी बहुत ही कम ऐसे समर्पित व्यक्ति होते हैं जो उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी ज़मीन से जुड़े होते हैं। ऐसे ही लोगों में एक डॉक्टर कलाम है जो भारत रत्न से सम्मानित है, फिर भी सादगी उनमें कूट कूट कर भरी है। आइए पढ़कर जानें। ये जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, वो अपने स्वयं मुख से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरा जन्म मद्रास राज्य, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है, के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आसियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक वस्तुएं समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थीं। वास्तव में मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरह से बीता। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले के पत्ता बिछाती और उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती तथा साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिता जो मुझे अपने साथ ले जाते थे। अरबी में जो नमाज अदा की जाती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि यह बात ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाती है। जब मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से अलग ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिता से ही विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यही गुण मेरी तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले, लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा, अपना मेरे बचपन में एक अद्वितीय योगदान रहा और इसी के कारण मेरे में सारे बदलाव आए। स्कूली शिक्षा नहीं होने के बावजूद जलालुद्दीन एवं शमसुद्दीन इतने सहज बुद्धि के थे कि मेरे अकथनीय संदेशों का झट से जवाब दे देते थे। बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मकता को उनके बीच रख सका
मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझसे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बात करते। रास्ते में हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते जितनी श्रद्धा से किसी देश के किसी हिस्से से आया कोई भी तीर्थ यात्री करता, और इस परिक्रमा के बाद हम अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते। पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे के से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब मैं 8 वर्ष का था। विश्व युद्ध का हमारे यहाँ जरा भी असर नहीं था, लेकिन जल्दी ही भारत मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने का दबाव डाला गया और देश में एक तरह का आपातकाल घोषित कर दिया गया। उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। तब शमसुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश हुई जो अखबार के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। स्वाभाविक है मैं ही मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हममें से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक थी। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को मेरा एक हिंदू लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को भी यह बहुत खला। मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख वह काफ़ी उदास नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर जो रुआसी के भाव थे उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर आए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ यह कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया
बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रूख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में भी अंततः बदलाव आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश से अप्रत्याशित उम्मीदें थीं। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्होंने सोचते हुए कहा, अब्दुल, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं और ना ही हमारी ज़रूरत तुम्हें रोकेगी। मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे जरिए आते हैं, लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, लेकिन अपना विचार नहीं। उनके अपने खुद के विचार होते हैं। रामनाथपुरम कस्बा समृद्ध होते हुए भी बनावटीपन में जीता समाज था। इसकी आबादी करीब 50,000 थी, लेकिन रामेश्वरम जैसी सुसंगति एवं सद्भाव यहाँ नहीं था। मुझे घर की बड़ी याद आती और मैं रामेश्वरम जाने का हर मौका तलाशता रहता। घर की बहुत याद आने के बावजूद मैं नए माहौल में रहकर पिताजी के सपने को साकार करने के लिए प्रति कटिबद्ध था, क्योंकि मेरी सफलता से पिताजी की बहुत उम्मीदें जुड़ी थीं। पिताजी मुझे कलेक्टर बना देखना चाहते थे और मुझे लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना मेरा फर्ज है। जलालुद्दीन मुझ में हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात किया करते थे और जब भी मुझे घर की याद आती या मैं उदास होता तो मैं प्रायः उनकी कही बातों को मन से याद कर लेता। उनके कहे अनुसार मैंने अपने विचारों एवं मस्तिष्क को स्थिर रखने तथा लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से दूर चलता चला गया। अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण 22 मई 1989 ईस्वी को निर्धारित किया गया। प्रक्षेपण से पहले वाली रात को डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल के.एन. सिंह और मैं रक्षा मंत्री के साथ घूम रहे थे, जो ITR अग्नि का प्रक्षेपण देखने आए थे। उस दिन पूरी चांदनी थी। ज्वार पूरे जोरों पर था। लहरें एक दूसरे से टकराकर शोर पैदा कर रही थीं। क्या कल होने वाला अग्नि परीक्षण में हम कामयाब हो पाएंगे? यह सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन हम में से कोई उस चांदनी के सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता था। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए रक्षा मंत्री ने आखिरकार मुझसे पूछ लिया, कलाम, कल अग्नि की सफलता पर तुम मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे? यह एक साधारण सवाल था, जिसका जवाब मैं तत्काल नहीं सोच सका। ऐसा क्या चाहूँ जो मेरे पास नहीं है? मुझे खुशी किससे मिल सकती है? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में 1 लाख छोटे पौधे लगाने की ज़रूरत है। मैंने कहा, तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो? रक्षा मंत्री ने पलट कर कहा, हम कल जरूर सफल होंगे। उन्होंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि को छोड़ा गया। यह पूरी तरह सफल प्रक्षेपण था। यह किसी दुस्वप्न वाली रात के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। वर्ष 1999 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई। मुझे तथा डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मुझे 1 दशक पूर्व मिले पद्म विभूषण की यादें ताज़ी हो गईं। मैं आज करीब करीब वैसे ही रहता हूँ जैसे उस समय रहता था। 10 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा कमरा,
जिसमें मुख्य रूप से किताबें, कागज़ के पुलिंदे और थोड़ा सा फर्नीचर था। मेज़ का बैरा मेरे लिए इडली और सांभर का नाश्ता लेकर आया। वह मुस्कुराता और बधाई दी। मेरे देश के लोगों द्वारा मेरे काम को प्रदान की गई मान्यता मेरे हृदय को छू गई। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। यह सही है कि उन्हें निश्चित की वहाँ पैसा काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की भरपाई क्या कोई कर सकता है? यह स्वयं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने मुंह से कहा है, जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।